हेलो एस्पिरेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। तो क्लास 10 का हम लोग का चैप्टर 4 चल रहा था, ग्लोबलाइजेशन। मतलब चल क्या रहा था, स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, आज से हम लोग चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एसएससी के पर्सपेक्टिव से हम लोग को सिर्फ ग्लोबलाइजेशन के ही बारे में समझना है और छोटी मोटी चीज़ें और हैं जो बेसिकली आप लोग को पता होना ज़रूरी है, जिसके मदद से हम लोग आगे चीज़ों को और अच्छा कवर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे एमएनसी हो गया, तो एमएनसी की फंक्शनिंग क्या होती है, एमएनसी होती क्या है ना। ये चीज़ें अब जैसे एमएनसी वगैरह ये सब पूछता नहीं है एसएससी। ठीक है, भले ही ये छोटी मोटी कोई क्वेश्चन जब पेपर हल्का बनाए तो ऐसी चीज़ें पूछ ले, लेकिन आगे समझने के लिए जैसे नेशनल इनकम वगैरह हो गया, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो आगे क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, सॉरी क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, क्लास 12th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें आप लोग को समझ नहीं रहेंगी। ठीक है, इसी के आधार पे तो सबसे पहला अपना टॉपिक है एमएनसी। ठीक है, एमएनसी होती क्या है? एमएनसी इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। पहली चीज़ क्या कि ये एक या फिर एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना ऑफिस ओन करती हैं, ऑफिस या फिर अलग अलग देशों में ये इस्टेब्लिश्ड होती हैं। यानी कि मान लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग के पास कोई कंपनी है, ठीक है, छोटी कंपनी है, मान लेते हैं बोट है, हो गई बोट, तो आप लोग सब लोग को पता होगा बोट। जैसे अपना क्या नाम वो ईयरफोन, ईयरबड्स वगैरह, वॉचेस के लिए फेमस है अपने इंडिया में। ठीक है, तो अगर अभी तो ये नेशनल है, ठीक है, ये इंडिया में ही सिर्फ लाई कर रही है, लेकिन ये अगर इंटरनेशनल हो जाए, एक या एक से ज़्यादा, दो तीन चार कंट्री में ऑपरेट करने लगे, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे? मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि एमएनसी। ठीक है, अब सॉरी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, कहीं कहीं ये कंपनी भी मेंशन होता है। ठीक है, याद रखना। एमएनसी सेटअप ऑफिसेस एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, अब ऐसा करने का पर्पस क्या होता है? सॉरी, ऐसा करने का पर्पस क्या होता है? अब मान लेते हैं कि आप इंडिया में हो, इंडिया में आपका चिप्स वगैरह, या फिर चिप्स मतलब खाने वाला चिप्स नहीं, चिप्स मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो चिप्स होती हैं, ये सब इंडिया में बनना पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम लोग के पास इसके लिए इतना रॉ मटेरियल नहीं है। लेकिन इस काम में चाइना हो गया, जापान हो गया, ये ज़्यादातर एडवांस्ड है इन सब चीज़ों में, है ना। तो कुछ कंट्रीज़ क्या करें, मतलब कुछ एमएनसीज या फिर मतलब जो एमएनसीज होती हैं वो क्या करेंगी, दूसरे कंट्री में भी अपना प्लांट्स इस्टेब्लिश करेंगी, जहाँ पे वो चीप लेबर उन लोग को मिल जाए, यानी कि काम करने वाले, और अदर रिसोर्सेज, यही सब जो आपका चीज़ें लगनी है, ये सब मिलने लगे, तो वो लोग अलग अलग कंट्री में स्टैब्लिश्ड हो जाती है। ठीक है, चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग ए चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, यानी कि चाइना जो है ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट ऑल इंडिया, सॉरी ऑल ग्लोब में सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है। किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वैसे भी ज़्यादा फेमस होता है चाइना। ठीक है, इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपसे कोई इंडिया की खासियत पूछ ले कभी, है ना, एक सेकेंड, हाँ, इंडिया से कोई खासियत पूछ ले किस हिसाब से कि इंडिया में ऐसा है क्या कि मैं आपके यहाँ आके स्टैब्लिश्ड हूँ, या फिर मैं आपके पास आऊँ, या फिर मैं आपके यहाँ कोई एमएनसी डालूँ, या फिर कोई कंपनी में स्टार्ट करूँ, कोई फॉरेनर, तो आप क्या कहोगे? मेरे हम लोग के पास सबसे बड़ी चीज़ है क्या? हम लोग के पास हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं द मनी। यहाँ पे क्या है? इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट तो सब लोग को पता होगा ना, एसेट सच लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर। ठीक है, इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर कोई बाहर से, जैसे मान लेते हैं अपने यहाँ पे जैसे बहुत सारी, जैसे कार ब्रांड की बात कर ले, है ना, महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, ये तो इंडिया की हो गई। ठीक है, ये है तो एमएनसी क्योंकि ये दूसरी कंट्री में भी ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे फॉक्सवैगन हो गई, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज हैं, ठीक है, ये इंडिया में लाई कर रही है ना, अब इंडिया में लाई कर रही हैं, और इन्होंने इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट किया है। पर ये जो पैसा इन्वेस्ट ये लोग कर रही हैं, क्या ये हम लोग के इंडिया का है? नहीं, ये लोग फॉरेन, जो बाहर का पैसा है वो ला के यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, यानी कि बाहर का मतलब फॉरेन, तो इसको क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई एमएनसी अपने यहाँ आके कर रही है। बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपैंड टू प्रोडक्शन। लेकिन सबसे आसान क्या रहेगा? अब ये बताओ, फॉर अ केस, आप जैसे मान लो एक एमएनसी है आपके पास, ठीक है, एक एमएनसी आप ओनर हो, या फिर कोई भी एग्जांपल हम दे देते हैं कि आप लोग के पास, मतलब आप ये सोचो
चलो आप एमएनसी से एग्जांपल समझो तो ज़्यादा अच्छे से समझोगे, ठीक है। आप लोग के पास मान लेते हैं आप एक एमएनसी के सीईओ हो या फिर ओनर हो, ठीक है। सीईओ का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, या फिर आप ओनर हो, ठीक है। तो आप ये बताओ, अगर आपसे कहा जाए आप जाके किसी और कंट्री में आपको स्टैब्लिश होना है, जैसे मान लेते हैं कनाडा वगैरह में, ठीक है, कनाडा में या फिर मान लेते हैं जर्मनी वगैरह में स्टैब्लिश होना है, तो आप लोग के लिए क्या आसान रहेगा कि जीरो से सब कुछ स्टार्ट करना, यानी कि पहले ज़मीन खरीदो, फिर प्लांट खरीदो, फिर उसके बाद लेबर्स ढूंढो, फिर सब कुछ इक्विप करो वापस दोबारा। ये आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। कंडीशन ये है ना कि आपके पास पैसा ऑलरेडी है, खूब एक का पैसा है, ठीक है। तो आपके लिए ये आसान रहेगा सब कुछ जीरो से करना, या फिर ये आसान रहेगा कि वहाँ जर्मनी या फिर कनाडा या फिर कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे अगर कोई छोटी इंडस्ट्री हो या फिर छोटी कंपनी हो, उसको सीधे खरीद लेना, ठीक है। ये लोकल मतलब जो आसपास की वहाँ की कंट्री हो, तो आपके लिए आप हमेशा सेकंड ऑप्शन ही चूज करोगे। तो वही काम करती है एमएनसी। एमएनसी के लिए सबसे बड़ा आसान काम क्या होता है कि लोकल कंपनीज को खरीद लेना और उसको एक्सपेंड करना, ठीक है। प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ, एक सेकंड एक सेकंड, प्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। इसको अभी एज इट इज लाइक लेना। द प्रोडक्ट्स आर सप्लाई टू द एमएनसीज विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम टू कंपनीज, सॉरी नेम्स टू द कस्टमर्स, ठीक है। अब एक केस और होता है, ठीक है। जैसे कोई एमएनसी है, ठीक है, मान लेते हैं एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, ज़रूरी नहीं है कि ये टाटा हो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन की आईटी कंपनी हो, मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी हो सकती है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं एडिडास का, ठीक है। अब एडिडास, अब ये बताओ, ये या तो ये जीरो से स्टार्ट करें या तो कोई लोकल कंपनी खरीद ले, ठीक है, या तो कोई लोकल कंपनी खरीद ले जो अपने इंडिया में लाई कर रही है, या एक काम ये करे, अगर उसको लोकल कंपनी नहीं मिल रही है तो वो क्या करे कि कोई जो लोकल कंपनी हो उसको वो ऑर्डर दे दे कि भैया उसको, जैसे मान लेते हैं जीन्स का है, ठीक है, मान लेते हैं जीन्स हम लोग कोई भी कंपनी एडिडास की है, ठीक है, मान लेते हैं एडिडास की है, तो वो उनको ऑर्डर दे दे कि भैया ये आप रॉ मटेरियल, इसमें ये वाला कपड़ा यूज़ करो, ये वाली चेन आप यूज़ करो, या फिर ये वाली बटन यूज़ करो, ये वाली बेल्ट यूज़ करो, ठीक है। और वो उसी हिसाब से लोकल कंपनीज वो ऑर्डर बना दे, और फिर ब्रांडिंग की जब बात आए तो लेबल वो अपने नाम का लगा दे, ठीक है। ये भी तो करा जा सकता है, ठीक। समझ में आई कि एमएनसीज कैसे काम करती हैं। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज, ठीक है। हमेशा से जो फॉरेन ट्रेड होती है ना, ये दो कंट्रीज को हमेशा जोड़ के रखती हैं। अब मान लेते हैं इंडिया और रशिया, या फिर बात कर लेते हैं हम इंडिया और जापान की बात कर लेते हैं, ठीक है, इंडिया और जापान की बात कर लेते हैं। अगर हम लोग को उनसे कुछ परचेज ना करना हो या उनको हमसे कुछ परचेज ना करना हो, तो हम लोग उनके पास जाएं क्यों, हम उनसे बात क्यों करें। तो ये क्या है, ये मेन चैनल, सबसे ज्यादा बड़ा मेन चैनल है जो दो कंट्रीज को कनेक्ट करता है। क्या, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन का ट्रेड का मतलब, फॉरेन मतलब बाहरी कंपनी से लेना देना, यानी कि फॉरेन दूसरी कंट्रीज की कंपनी से कुछ लेना देना करना, ठीक है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स ए अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट्स, ठीक है। ये भी एज इट इज उतार लेना उसको, ठीक है। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। वही चीज जो ऊपर हम लोग ने देखी थी, वही चीज काम कर रही है ना। दो चीजें क्या, ये क्या करती है, दो, जैसे इंडिया की मार्केट है, ठीक है, इंडिया की मार्केट है, एक अपनी जापान की मार्केट है, तो ये दो मार्केट्स को भी तो कनेक्ट कर रही है ना कहीं, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, याद रखना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। फॉर इंस्टेंस द कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ फोर्ड मोटर्स, फोर्ड मोटर्स तो आप लोगों को पता होगा ना, इन इंडिया नॉट ओनली प्रोड्यूसेस कार फॉर द इंडियन मार्केट, इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स कार टू अदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स कार कंपोनेंट फॉर इट्स मैनी फैक्ट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि फोर्ड एग्जाम्पल लिया गया फोर्ड कंपनी का, लेकिन ऐसा काम हर बहुत ज्यादातर कंपनीज करती है कि इंडिया में प्लांट है, वो इंडिया के लिए तो मैन्युफैक्चरिंग एकदम कर ही रही है कि मतलब इंडिया को तो पूरा जो माल है या फिर कुछ भी है, कार्स हैं, वो पूरे इंडिया में सप्लाई कर रही हैं, पर वो एक्स्ट्रा प्लस में एक्स्ट्रा यूनिट्स बना रही हैं, क्यों, कि वो बाहर कंट्रीज में भी सप्लाई कर सके, ठीक है। अब आ जाता है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। इंटीग्रेशन का मतलब तो पता ही है, जोड़ना, इंटरकनेक्शन मतलब एक दूसरे से मतलब वो बॉन्डिंग, ठीक है। रैपिड का मतलब तेजी से, यानी कि ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड, जो तेजी से जोड़ने का और दो कंट्रीज के या फिर मल्टीपल कंट्रीज के बीच में कनेक्ट करने का काम जो होता है उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। समझ में आई।
अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये क्या होता है, बस मुझे ये बताना है। इंफॉर्मेशन मतलब जैसे सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर सर्विस बेस्ड रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एज यू वुड बी अवेयर कंप्यूटर हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तभी इस वजह से आईआईटी का आईटी का या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा वो एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हर एक फील्ड में कंप्यूटर एंटर कर चुके हैं। सबको कंप्यूटर से सर्विसेज चाहिए या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड काम चाहिए। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कंप्यूटर। अभी के लिए मैं बता दूं, कंप्यूटर का मतलब सिर्फ ये बॉक्स नहीं या फिर एक लैपटॉप नहीं होता है। कंप्यूटर का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें ऐसे माइक्रो प्रोसेसर जुड़े हों उनको कंप्यूटर बोलते हैं। आपके हाथ में अगर कोई डिजिटल वॉच है जो टाइम बता रही है, जैसे लिखा हुआ वाला, ठीक है, जो सुई वाली होती है वो तो एनालॉग होती है, ये वाली वॉच हो गई, आपका फोन हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, वो हर एक चीज कंप्यूटर है, ठीक है। तो कंप्यूटर को आज से आप ये इस डिवाइस या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करना बंद कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लिबरलाइजेशन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। टैक्स ऑन इंपोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई फॉरेन कंपनी आई इंडिया में, ठीक है, कोई फॉरेन कंपनी आई। अब ये बताओ, आप उससे कोई भी प्रोडक्ट लोगे, जैसे मान लो एक कंपनी हम लोग की लोकल की है, एक कंपनी हम लोग की ये इसकी है, क्या नाम, एक कंपनी हम लोग ले लेते हैं टाटा, ठीक है, टाटा मोटर्स हो गई, और एक ले लेते हैं हम लोग फॉक्सवैगन की ले लेते हैं VW, ठीक है। ये आई इंडिया में, इसने माल बेचना चालू करा। अब लोगों को लगा इंडिया, अब भाई अब हम लोग तो हैं इंसान, हम लोग को कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी कि गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है, गाड़ी का माइलेज अच्छा है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, तो हम लोग ने इंडियंस ने क्या किया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना, कि फॉक्सवैगन हम लोग ने चुनना चालू कर दिया, ठीक है, और टाटा को हम लोग इतना नहीं खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, और लेकिन अगर हम लोग फॉक्सवैगन को खरीदेंगे तो ये बताओ जो हम लोग का पैसा है वो इंटरनेशनल बाहर तो जा रहा है ना, वो अब बाहर की दूसरी कंपनीज में जा रहा है, मतलब वो विदेश में जा रहा है पैसा। तो अब क्या नाम, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक ट्रेड बैरियर लगा देगी। ट्रेड बैरियर क्या, इन लोग के ऊपर, जैसे मान लो जो चीज़ 8 लाख पे बेच रहे थे ये लोग, मान लेते हैं जो चीज़ 8 लाख पे बेच रहे थे, इन्होंने क्या किया, टैक्स लगा दिया, ठीक है, इंपोर्ट पे, यानी कि कोई चीज़ बाहर आएगी उस पर टैक्स हमने लगा दिया कि आपके ऊपर 20% का इंपोर्ट टैक्स है या फिर कस्टम है। तो जो 8 लाख की चीज थी तो इसमें 20% टैक्स मिल गया, बढ़ गया। ये चीज अभी भी 8 लाख की है, तो अब आप क्या सोचोगे कि भैया इसमें ज्यादा पैसे लगाने से अच्छा हम यही ले लें जाके, है ना। तो टैक्स बैरियर इसलिए यूज होते हैं। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर बोला क्या हमने, ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री, ठीक है। समझ में आई ये बात, वही चीज जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी। अब जो ग्रीन वाला है इसको मत लिखना, सिर्फ समझ लेना। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दिस वाज कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। जब हम लोग का देश आजाद हुआ था तो हम लोग की इकोनॉमी काफी छोटी थी, है ना, हम लोग को दूसरे के लेवल पे आना था। और अगर मान लो जो हम लोग के पास, मान लेते हैं कुछ एक अमाउंट है, मान लेते हैं हम लोग को 5 करोड़ है पूरे इंडिया के पास, फॉर एन एग्जाम्पल 5 करोड़ या फिर 100 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग के पास इंडिया में 100 करोड़ है पूरे इंडिया की जनता के पास। अब वो चीज बाहर पैसा चला जाएगा, है ना, अगर बाहर से कोई कंपनी स्टैब्लिश होगी, या फिर आपके लिए ये ज्यादा अच्छा होगा कि हम खुद में एक मतलब कंट्री के अंदर जो हम लोग के पास पावर है, या फिर जैसे हम लोग जो काम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग उसमें इन्वेस्ट करें और वो चीज बाहर एक्सपोर्ट करें, बाहर से पैसा अपने कंट्री में लाए। ये चीज ज्यादा बेस्ट होगी ना इंडिया की इकोनॉमी सुधारने के लिए। तो गवर्नमेंट इसको कुछ इसी तरह से यूज करती है, ठीक है। ज्यादा इसको कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा, बस ऐसे ही समझ लेना, ठीक है। स्टार्टिंग अराउंड 1991 some far-reaching changes in policy were made in India. The government decided that the time had came for Indian producers to compete with producers around the globe. अब 1991 के बाद जितने थे ट्रेड बैरियर्स जो थे वो थोड़े से आसान कर दिए गए, ठीक है, टैक्सेस कम कर दिए गए, दूसरी कंपनीज को ऑफर दिया गया अपने इंडिया में आने। जब गवर्नमेंट देखा कि हाँ अपनी अब जो इकोनॉमी स्टेबल है या फिर हम लोग विकसित हो सकते हैं, और तो ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए, है ना। 1991 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होने लगा, इंडिया के अंदर इंपोर्ट होने लगा। तो जो हम लोग के अंदर की कंट्रीज थी, मतलब ये नेशनल कंपनीज, मतलब कि जो अपनी लोकल कंपनीज थी, तो इनको कंपटीशन मिलने लगा, है ना, इनको कंपटीशन मिलने लगा। अब कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन से क्या रिजल्ट होता है, अब दो लोग के बीच में मान लेते हैं 2 बंदे खड़े हैं, ठीक है,
अब इन लोग के बीच में कंपटीशन है, ठीक है, कि मान लो इसको भी कोई चीज़ 10 रुपये में बेचनी है, इसको भी कोई चीज़ 10 रुपये में, अब आप ये देख रहा है कि भाई ये 10 रुपये में बेच रहा है, ये 10 रुपये में, मेरा माल कैसे बिकेगा, इसने 8 रुपये का कर दिया, इसने कॉम्पिटिशन में इसने भी 8 रुपये का कर दिया, है ना। तो कॉम्पिटिशन से अल्टीमेटली फायदा जो है वो कंज्यूमर्स को ही होता है, ठीक है। Removing barriers or restrictions set by the government is what is known as लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन इसका क्या मतलब होता है, जब आप सारे रिमूव कर दें, बैरियर्स को रिमूव कर दें, रेस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दें जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन। अब यहाँ पे आता है एक नया टर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपने सुना होगा, है ना। तो ये ऐसे ही होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। द ऑर्गेनाइजर से दैट दे ऑल द बैरियर्स टू फॉर, मतलब एक तरह से इसका बेसिकली एक ही मुद्दा होता है कि किसी भी कंट्री में फॉरेन इंपोर्ट या एक्सपोर्ट अच्छा होता रहे, कोई कंपनी ज़्यादा बड़ा कोई ट्रेड बैरियर ना लगाए, जो छोटा मोटा होता है टैक्स वगैरह वो सब लगाए, पर इसका मुद्दा ये होता है कि जो फॉरेन ट्रेड है वो अच्छे से होती रहे, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कितने मेंबर्स हैं इस समय, 160 कंट्रीज जो हैं वो WTO के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब इम्पैक्ट क्या है इसका, ठीक है। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड, ऑल्सो लोकल कंपनीज सप्लाइंग रॉ मटेरियल एटसेट्रा टू दोज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये समझो, मान लेते हैं कोई MNC आके सेटल होती है, ठीक है, उसने कोई प्लांट अपना लगाया। अब ये बताओ, उसने प्लांट अगर जो स्टैब्लिश किया है उसमें वर्कर्स चाहिए ना, उसमें इंजीनियर चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए। अब इनको तो बाहर से नहीं बुलाएगी, हाँ एक दो हो सकता है बुला ले, 2-4 बुला ले, पर जो ज़्यादातर होंगे वो तो इंडिया के ही अंदर के होंगे ना। तो इसकी मदद से जो ग्लोबलाइजेशन जो हुआ, जिसकी वजह से हम लोग का क्या नाम ट्रेड हो पा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज एक दूसरी कंट्री में जाके सेटल हो पा रही हैं, तो इससे अल्टीमेटली क्या इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब मान लेते हैं कि एक कोई लोकल कंपनी है, ठीक है, फॉर अ केस अगर कोई हम लोग के पास लोकल कंपनी है, अब लोकल कंपनी के पास ज़्यादा काम है नहीं, वो लिमिटेड है कि भाई मैं सिर्फ गेहूँ, मतलब मान लेते हैं कि वो मैदा ही बना सकता है, भाई मैं मैदे के आगे कुछ काम नहीं कर सकता, मैं व्हीट फ्लोर ही बना सकता हूँ, ठीक है। एक MNC आई, मान लेते हैं कोई बिस्किट की फैक्ट्री आई, वो स्टैब्लिश हो गई इंडिया में, उसने क्या किया, जो लोकल कंपनी थी उसको बल्क में ऑर्डर देना चालू कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो लोकल कंपनीज हैं वो भी ग्रो कर पाएंगी, है ना, ठीक है। अब देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं, SEZ, एक सेकेंड, Special economic zones are to have world-class facilities, electricity, water, roads, transport, storage, recreational and educational facilities. Companies who set up production units in special economic zones do not have to pay taxes for an initial periods of 5 years. Special economic zones जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि मान लेते हैं जैसे अपना UP है, ठीक है, इसमें कोई जोन, एक एरिया स्टैब्लिश कर दिया कि इस एरिया में वाटर फैसिलिटीज़ अच्छी दे दी उन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी दे दी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा अच्छी दे दी, स्टोरेज की भी सुविधा अच्छी दे दी, ये सारा काम कर दिया। अब इतना सब होने के बाद अब क्या होगा, जो MNCs होंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज होगी, फॉरेन कंपनीज या फॉरेन ब्रांड्स होंगी, वो देखेंगी कि हाँ इंडिया की गवर्नमेंट ऐसा ऐसा हम लोग के लिए कर रही है, तो हम लोग जाके वहाँ पे स्टैब्लिश हो जाते हैं। एक काम और ये करती है गवर्नमेंट की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 5 साल तक के लिए कोई भी टैक्स नहीं होता है। याद रखना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 5 साल तक का कोई इनिशियल पीरियड में टैक्स नहीं देना पड़ता है इन सारी कंपनीज को, ठीक है। सेकेंडली, अब ये चीज़ें मत लिखना, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। सेकेंडली, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कॉम्पिटिशन, दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड एंड रेज देयर प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स। अब कॉम्पिटिशन की वजह से वही चीज़ जो है, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स बढ़े और चीपनेस आई, या फिर यही सब चीज़ें। टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स एंड सुंदरम फास्टनर मतलब नट्स एंड बोल्ट्स आर सम इंडियन कंपनीज विच आर स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड, ठीक है। यानी कि हैं तो ये अपने इंडिया की कंपनी, पर ये अब MNC बन चुकी हैं। MNC कैसे, ये लोग दूसरी कंट्रीज में भी ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। समझ में आई बात, मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है, हाँ ठीक है। तो
अब आज के लेक्चर में ग्लोबलाइजेशन में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना क्या, कंज्यूमर राइट्स से वैसे यार ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इसमें भी, देखो ज़्यादातर सब समझाने वाली चीज़ें हैं, हम लोग सिर्फ आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ ज़्यादा पकड़ने वाली चीज़ नहीं, ग्लोबलाइजेशन तक हो गया था। 11th क्लास की भी जो अपनी आपकी एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स, उसमें भी ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल स्किप ही कर दो वो पूरा। हर एक चैप्टर में 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग को समझनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपकी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स स्टार्ट आएगी ना, तो वही 2-4 चीज़ें 20-40 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएंगी और एक ही चैप्टर से आपको इतना कंटेंट मिलेगा जो बेसिकली एसएससी द्वारा ही पूछा जाता है। और अगर आप लोग ने 9, 10th, 11th की आपने अच्छे से एनसीईआरटी को कवर किया होगा, रिवीजन करा होगा, तो उसके बाद अगर आप लोग 12th की क्लास लेंगे तो इट विल बी फ्लॉलेस, ठीक है। मतलब आप लोग को एक बार में क्या पता, मैं सिर्फ लाइन पढ़ूँ आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। इसीलिए मेरा एम था 9, 10th और 11 को भी कवर करने का, देन आफ्टर उसके बाद हम लोग 12th में मूव कर जाएंगे। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।